वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। वक्त हो गया है दर्शकों के साथ जुड़ने का और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने का। हमारे साथ अमोल जोशी, फाउंडर प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, जुड़ गए हैं। आदित्य शाह, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, जीएसटी इन्वेस्टमेंट, जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में और सवालों का सिलसिला भी हम शुरू करते हैं। और अमोल के लिए पहला सवाल पूछना चाहेंगे हमारे दर्शक शैलेश सिंह। शैलेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप सर? नमस्ते मैम। कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं, कुछ बताइए अपने बारे में। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से बात कर रहा हूँ मैम। जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं एचआरए का एग्जम्पशन भी ले रहा हूँ अपने टैक्स में, तो क्या मैं किसी राजनीतिक पार्टी को डोनेशन देता हूँ तो वो मुझे अप्लीकेबल रहेगा इनकम टैक्स रिबेट में? अच्छा, आप ये डोनेशन किसी को भी देना चाह रहे हैं कि केवल पॉलिटिकल पार्टी को ही देना चाहते हैं? ओनली पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, चलिए ठीक है। अमोल हमारे साथ हैं आपके, जो इस सवाल का जवाब देंगे। अमोल। जी शैलेश सिंह जी, आपने ये बिल्कुल सही सवाल पूछा है। एक इनकम टैक्स में जरूर ऐसा एक सेक्शन है जिसे मैं अगर आपको रीड करके बताऊं तो 100% ऑफ अ टैक्स पेयर्स डोनेशन टू रजिस्टर्ड इलेक्टोरल ट्रस्ट और अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल ट्रस्ट या रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन करते हैं तो ये आपके इनकम से टैक्स के लिए डिडक्टिबल होगा। जैसा कि हम जानते हैं सेक्शन 80C होता है जिसमें कोई एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट में आप करते हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपीस पर एनम का आपको एग्जेम्पशन होता है। सिमिलरली अगर आप ये एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हैं, इसमें काफी कुछ लेकिन एक मैं आपको बताऊंगा, इसमें लिमिटेशंस है कि एक ओवरऑल डिडक्शन के अंतर्गत चैप्टर 6A के अंतर्गत ये आता है और इसलिए आपका टोटल डोनेशन जो है वो आपके टोटल इनकम को एक्सीड नहीं कर सकता। ये थोड़ी बहुत इसमें लिमिटेशंस है, उसके आधार पर आप अपना डोनेशन करके एक्सेम्पशन अपने टैक्सेशन से ले सकते हैं। शैलेश सिंह जी, कोई सवाल आपने पूछना है अमोल से? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अंडर 80 GGC के अंदर आएगा क्या मैम? ये अंदर 80 GG के अंदर आता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब सवाल भेजने के लिए। अमित कुमार का मैं सवाल लूंगी जो कि आदित्य के लिए है। ये फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे, हालांकि हमारी कोशिश है कि इनसे संपर्क किया जाए। और इन्हें जो है लंबी अवधि के लिए ही निवेश करना है। 2 SIP इनके पास हैं 2000 की, एक PGIM इंडिया के मिड कैप अपॉर्चुनिटी में, दूसरी है इनकी SBI के कॉन्ट्रा फंड में। 2-2 हज़ार की SIP ये कर रहे हैं और इन्हें 20 साल में चाहिए 30 लाख रुपए अपने बच्चे की पढ़ाई के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अब ये जानना चाह रहे हैं कि पहले तो जो निवेश की राशि है क्या वो पर्याप्त है, दूसरा फंड्स का चुनाव किस लिहाज से करना चाहिए। तो काफ़ी अहम लक्ष्य है बच्चों की पढ़ाई लिखाई का। आदित्य, हम सब जानते हैं कि जब भी एक लक्ष्यों की सूची मांगी जाती है तो ये लक्ष्य हर माता पिता के लिए बहुत अहम होता है, लेकिन इसकी प्लानिंग करना भी इतना आसान नहीं है। एक बात होती है कि अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ना और दूसरी बात ये होती है कि उनकी पढ़ाई जो वो कराना चाहते हैं उसकी सही तरीके से प्लानिंग करना और उसके मुताबिक निवेश करना, जहाँ पर महंगाई, जिसको हम एजुकेशन इन्फ्लेशन भी कहते हैं, उसको फैक्टर इन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आज अगर ये बात कर रहे हैं 30 लाख रुपए जमा करने की आदित्य, 20 साल के बाद तो वो 30 लाख रुपए नहीं ना रहेंगे, वो कम हो जाएंगे। तो हमें पहले तो आप ये मैथ्स को समझाएं। मैम, आज की डेट में अगर हम एजुकेशन इन्फ्लेशन की तरफ देखते हैं तो एजुकेशन इन्फ्लेशन आरबीआई जो कहता है 4 से 6% उतनी इन्फ्लेशन नहीं है। मेरे हिसाब से एजुकेशन इन्फ्लेशन 10 से 15% के आसपास है। तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है माँ बाप को कि जब भी आप कोई राशि जोड़ते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो अगर आप आज के हिसाब से जोड़ते हैं तो उसमें 10 या 15% का इन्फ्लेशन मांग के अगले 20 साल के लिए उस इन्फ्लेशन को कंपाउंड करके अपनी रकम को जोड़े। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, जो अभी हम इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर को 30 लाख रुपए चाहिए। इन्वेस्टर ने ये क्लियर नहीं किया है कि वो 30 लाख रुपए आज चाहिए या 20 साल बाद चाहिए। अगर मैं अज्यूम करूँ वो 30 लाख रुपए 20 साल बाद चाहिए तो उनकी 4000 रुपए की SIP जो वो कर रहे हैं वो 10% रिटर्न के हिसाब से
इनफ होगी उनके इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर वो 30 लाख रुपए उनको आज चाहिए और उसमें अगर मैं 10% हाँ, का तो इन्फ्लेशन आदित्य 20 साल में उनको 30 लाख रुपए चाहिए, ऐसा उन्होंने शायद सवाल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर वो 4,000 रुपए की एसआईपी करते हैं और मैं 10% का रिटर्न अज्यूम करता हूं, तो उनके पास 31 लाख रुपए के आसपास हो जाएंगे, जो कि इनफ है उनके गोल को रीच करने के लिए। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, उनके जो फंड्स का सिलेक्शन है वो थोड़ा बेटर कर सकते हैं। मैंने 2 फंड्स चूज किए हैं, वो पीजीआईएम मिड कैप फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, पर मैंने दूसरा फंड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड फंड रहेगा, तो रिस्क जो है वो थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा। तो इन दोनों फंड्स में 2-2 हजार रुपए की एसआईपी कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन वे में अगले 15 से 20 साल तक करेंगे, तो इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे साथ फोन लाइन पर अमित कुमार है नहीं, इसीलिए हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो आपने फंड्स रेकमेंड किए हैं इन्हें, उनके नाम आप क्या दोहराएंगे और कोई खास वजह इन फंड्स को रेकमेंड करने के पीछे? मैम, पीजीआईएम मिड कैप फंड इन्वेस्टर के पास ऑलरेडी है, तो वहां पे एक मिड कैप एक्सपोजर मिल जाता है इन्वेस्टर को। मैंने एक और फ्लेक्सी कैप फंड चुना है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड किसी भी मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर सकता है और रिस्क को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर देता है, और अच्छे क्वालिटी का फंड है पराग पारेख का। तो मेरे हिसाब से पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप फंड और पीजीआईएम मिड कैप फंड, इन दोनों फंड्स पे स्टिक करेंगे तो बेटर है। ऑलराइट, चलिए अगले दर्शक की ओर हम बढ़ते हैं, और शैलजा चोपड़ा जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो शैलजा जी नमस्कार, हेलो। कैसी हैं आप? आई एम फाइन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा एक क्वेश्चन मैंने क्वेरी भेजी थी। जी मैम। हेलो जी 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 जी, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। टोटली न्यू टू स्टॉक मार्केट, एमेच्योर, बिल्कुल ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है इस बारे में। मैं जी। 20,000 आई एम स्टार्टिंग विद इट, तो एक ठीक है। चाह रही हूँ। मुझे आप पोर्टफोलियो सजेस्ट कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट पर्पस। 20,000 पर मंथ मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मिनिमम रिस्क। मिनिमम रिस्क, ठीक है। और 50 लाख रुपए आपका टारगेट है रिटायरमेंट के लिए मैम? जी जी जी। चलिए शैलजा जी, सबसे पहले तो आपकी तारीफ़ मुझे करनी चाहिए, क्योंकि आपने निवेश करने के बारे में सोचा। मेरे ख्याल से ये अपने आप में, वो कहते हैं ना कि आधी जंग तो आपने जीत ली। आपने निश्चय किया और उसके लिए आपने कदम भी बढ़ा लिया, और हमारे प्लेटफॉर्म को चुना आपने इस कदम को उठाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। और आप, अच्छी बात यह है कि आप समझने की कोशिश कर रही हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। आपको ये भी पता है कि आप ज़्यादा जोखिम नहीं उठा सकती हैं, वो भी आपने काफ़ी क्लियरली हमें बता दिया है। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज जो आपका सवाल ले रहे हैं अमोल, मेरे ख्याल से उनकी काफ़ी आपने दुविधा जो है वो सुलझा ली है। लेकिन अब थोड़ा सा काम कठिन हो जाता है अमोल के लिए, क्योंकि मिनिमम रिस्क में 20,000 रुपये हर महीना और 10 साल और 50 लाख का कॉर्पस। बताएं अमोल। जी, सबसे पहले जैसे कि आपने शैलजा की तारीफ की, मैं भी उसमें एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं स्टॉक मार्केट में नई हूँ अभी, और स्टॉक मार्केट में आप नई है तो आपने म्यूचुअल फंड जैसे एक प्रोफेशनली मैनेज्ड इंस्ट्रूमेंट्स का चयन किया है, तो इसके लिए एक और चीज के लिए आप बधाई की पात्र है शैलजा जी। सो नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं सिंपल एक नंबर्स जिसे कहते हैं नंबर्स अगर मैं रन करूं, तो आपका 20,000 रुपीज का एसआईपी अगर 10 साल आप चलाते हैं, और अगर एक सेकंड के लिए फर्ज कीजिए इसमें आपको 12% सीएजीआर अगर आता है, तो आपका लगभग 44 टू 45 लाख रुपीज इसमें से कॉर्पस आपका क्रिएट होगा। आपका कॉर्पस का टारगेट है लगभग 50 लाख रुपए, तो उस हिसाब से आपको सीएजीआर चाहिए 14%। मेरे ख्याल से ये काफी एग्रेसिव सीएजीआर है, और आपने जैसा कि कहा कि आपको मिनिमम रिस्क चाहिए, तो मिनिमम रिस्क के लिए आपने म्यूचुअल फंड में जरूर सुना होगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड के काफी प्रकार है, डेट म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, लेकिन कोई भी म्यूचुअल फंड किसी भी तरीके की एक गारंटी नहीं दे सकता है। तो इसमें से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता ही नहीं है, या आप एक सेफ होके आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से ये दोनों चीजों में कहीं ना कहीं एक मिसमैच है। लेकिन आपका चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो मैं आपको एक जरूर सलाह दे सकता हूं, अगर आप एक मॉडरेट रिस्क, मतलब इक्विटी तो रिस्क होता ही है जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन अगर आपको इक्विटी का रिस्क लेना है,
तो मैं आपको 20,000 रुपीज के लिए 2 फंड्स का जरूर आपको मैं सुझाव दूंगा। एक आप इन्वेस्ट कर सकती है 10,000 रुपीज एसआईपी इन एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, और एक आप इक्विटी हाइब्रिड कैटेगरी में या बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में इडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, ये 2 फंड में आप जरूर चयन कर सकती है। आपको 14% काफी ज्यादा सीएजीआर है, मेरे हिसाब से सीएजीआर थोड़ा रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। मेरे हिसाब से आपको अपना एसआईपी शायद 25 से 26,000 रुपए तक बढ़ाना पड़ेगा, और अगर 12% का सीएजीआर आता है आपका, तो ये आपका फाइनेंशियल गोल रिटायरमेंट रिलेटेड 50 लाख रुपीज का इसमें से फुलफिल हो सकता है। एक बार अपने रिस्क एपेटाइट की जरूर जांच पड़ताल किसी एक प्रोफेशनल से आप कर ले और फिर ही निवेश अपना शुरू करें। शैलजा जी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन अमोल ने आपको देने की कोशिश की है, काफ़ी आसान शब्दों में समझाने की भी कोशिश की है। क्या इसके बावजूद ऐसी कोई बात जो आपको समझ में नहीं आई हो और आप पूछना चाहती हो? मैंने बताया कि 20,000 शायद थोड़ा सा लेस रहेगा, तो मैं 25,000 ओके मे बी 30,000 बट 25,000 आई गेस आई कैन शायद। बहुत अच्छी बात है, आप जितना कोशिश है उतना कीजिएगा। और जैसा कि अमोल ने भी कहा कि आपकी जोखिम उठाने की जो क्षमता है, देखिए 10 साल का समय है आपके पास। हम ये नहीं कहेंगे कि आपके जो टाइम होराइजन है वो काफ़ी कम है, लेकिन इक्विटी में निवेश करने के थोड़े बहुत रिस्क तो होते ही हैं। हालांकि उस रिस्क को ध्यान में रखते हुए अमोल ने आपको 2 फंड्स भी यहाँ पर रेकमेंड किए हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा अपनी निवेश की अवधि को या तो बढ़ा सकती हैं तो अच्छा होगा। निवेश राशि को आप बढ़ा रही हैं अमोल, क्या ये काफ़ी है इनके लिए? जैसा कि उन्होंने कहा 30,000 तक, लेकिन 25,000 डेफिनेटली शी कैन इंक्रीज। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से उनको ये जो अपना लक्ष्य है 50 लाख रुपया 10 साल में जमा करने का, ये जरूर वो अपने लक्ष्य को पा सकती है अगर एसआईपी 25 से 30,000 के बीच में अगर ये करती है तो। चलिए शैलजा जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड थैंक यू सो मच अपना सवाल हमें आपने भेजा इसके लिए। कविश्वर जी फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम। कैसे हैं आप? जी मैडम ठीक हूँ मैं। बहुत बढ़िया सर, बताइए। मैडम मेरे को 10 लाख रुपए लमसम करने का है, तो मेरे को 2 अच्छा फंड सर, जो 2 फंड बेस्ट रहेंगे वो सुझाव चाहिए। ठीक है सर। आपको कितने, आपको 5 लाख रुपए 10 साल के लिए डालने हैं? जी नहीं मैडम, मेरे को 10 लाख रुपए मतलब 5-5 लाख रुपए 2 फंड में डालना है। और 10 साल के लिए? 10-12 साल के लिए। 10-12 साल के लिए, चलिए ठीक है। और मैडम मेरा एसआईपी भी चालू है। आपकी एसआईपी चल रही है? हाँ मैडम। कौन से फंड में सर? जी मैडम, परक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000 रुपया। हाँ। और कैनेरा रोबो ब्लू चिप फंड में 5,000 रुपया। अच्छा। मेरे एसन टैक्स और फंड में 4,000 रुपया। ओके। एक्सिस स्मॉल कैप में 3,000। अच्छा। एसबीआई कॉन्ट्रा में 4,000। ओके। और एक्सिस मिड कैप में मैडम मेरा लमसम है 90,000 रुपया। ठीक है। हाँ ये इतना ही है। चलिए ठीक है। आपने अगर ये जानकारी हमें पहले दे दी होती तो हम ये पोर्टफोलियो भी हमारे एक्सपर्ट से चेक करवा लेते। बहरहाल आदित्य, आपके पास है ना ये सवाल? बिल्कुल। तो मैम सबसे पहले तो हाँ जी। तो आदित्य, मुझे तो ये पूछना है कि मेरे ख्याल से इसमें से एक आधा फंड इनके पास ऑलरेडी है जो शायद आपने भी रेकमेंड करना होगा। अब जो इनको पैसे निवेश करने हैं, क्या उसके लिए नए फंड जोड़ें या मौजूदा पोर्टफोलियो में ही निवेश बढ़ाने की कोई गुंजाइश है, लमसम पार्किंग करने की कोई गुंजाइश है? क्या कहेंगे आप? मैम सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टर को ये बताना चाहता हूँ कि बेस्ट म्यूचुअल फंड जैसी कोई चीज होती नहीं है। कुछ म्यूचुअल फंड्स किन साल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स किन साल में बुरा परफॉर्म करते हैं। आपकी ड्यूटी ये है कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड को पकड़े और उसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में 10 से 15 साल तक अगर आप एसआईपी करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। नियर टर्म में आप 1-2 साल में म्यूचुअल फंड को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि अब आपको 5-5 लाख रुपए डालने हैं और आपके पास एग्जिस्टिंग फंड्स भी हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे पहली बात तो एग्जिस्टिंग फंड्स में आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है। मैंने 3 फंड्स अभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ।
पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और एक्सिस मिड कैप फंड जो आपके पास ऑलरेडी है। इन 4 फंड्स में आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए और इन चारों ही फंड्स में आप अपने जो पैसे हैं उनको इक्वली स्प्लिट करके 10 लाख रुपए को इक्वली स्प्लिट करके आप इन 4 फंड्स में डाल सकते हैं। अगर आपको 2 फंड ही चाहिए तो आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड में डाल सकते हैं। पर लार्ज कैप में आप एक्टिव फंड की तरफ मत जाइए, पैसिव फंड्स की तरफ जाएंगे तो बेटर रहेगा। और आपने अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करके इन्हीं 4 फंड्स के अंदर रहेंगे और एक मिराय का टैक्स सेवर 5वां फंड इन 5 फंड्स में रहेंगे तो बेटर रहेगा। ज्यादा फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एक्सपेंस रेशियो पे करते रह जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये 4 फंड और अगर 2 फंड चाहिए लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50। ईश्वर जी, आपको सलाह समझ में आई है सर? कुछ पूछना है आदित्य को? सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं? मैडम मेरे पास और एक एसआईपी का फंड है जो पीजीआई मिड कैप एक्विजिटिव फंड है, 7000 एसआईपी का। चलिए, ये डिटेल्स मेरे पास थी नहीं, लेकिन चलिए आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ तो मैं आदित्य को बोल देती हूँ राय देने के लिए। बताएं आदित्य। मैम, एक्सिस का मिड कैप फंड भी है इन्वेस्टर के पास, पीजीआई का मिड कैप फंड भी है। मेरे हिसाब से कंसोलिडेट करके दोनों में से एक फंड रखेंगे तो बेटर रहेगा। बड़े सारे मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पोर्टफोलियो बिखर जाता है और रिटर्न्स भी अच्छे से नहीं मिलते हैं। तो दोनों में से एक चूज करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर पीजीआई मिड कैप फंड है तो पीजीआई मिड कैप फंड में रहेंगे तो बेटर रहेगा। एक्सिस मिड कैप में से निकल जाएंगे तो अच्छा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रंजीत सिंह जी का सवाल मैं लेना चाहूंगी। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं सर आप? बढ़िया मैम, बढ़िया जी। चलिए, आप 9 साल से निवेश कर रहे हैं, ये अच्छा लगा जानकर जी। और आपने फंड्स भी इकट्ठा किए हुए हैं। सर खुद बनाया है क्या पोर्टफोलियो अपना? जी, थोड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस लेके बनवाया है। चलिए ठीक है। अब तक क्या होगा आपका मार्केट वैल्यू? अभी इसका होगा मैडम 14 लाख के करीब होगा। 14 लाख के करीब होगा। निवेश बढ़ाने की मंशा है आपकी? अभी हाँ जी है, थोड़ा बहुत। ओके जी जी। कितना थोड़ा बहुत कितना कर पाएंगे? जी मैडम 3-4 हजार और बढ़ा दूंगा मैं इसको। 3-4 हज़ार? जी। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसी पोर्टफोलियो से आपने, इसी निवेश से आपने 2 करोड़ रुपए आपको चाहिए 10 साल में, है ना? चलिए ठीक है। निवेश की राशि तो रंजीत जी जैसे जैसे आपको होगा तो बढ़ाना पड़ेगा ही, मेरे ख्याल से वो एक बहुत ज़रूरी बात होगी। लेकिन इसके अलावा फंड्स कैसे हैं अमोल? जी रणजीत सिंह जी के जो सवाल हमारे पास है, मैं उसको उसी सीक्वेंस में अगर बात करूं, हमेशा की तरह मैं सबसे पहले तो एक नंबर्स की जानकारी देना चाहूंगा। रणजीत सिंह जी, आपका जो फाइनेंशियल गोल है 10 साल में आपको 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा करना है। अगर आप एक सिंपल कैलकुलेटर यूज करते हैं, एसआईपी कैलकुलेटर, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 90,000 रुपए का एसआईपी पर मंथ, 90,000 रुपीज का एसआईपी पर मंथ अगर आप चलाते हैं 10 साल के लिए और उसमें से अगर आपको 12% सीएजीआर मिलता है तो आपका लगभग 2 करोड़ रुपया 10 साल में इकट्ठा हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपका एग्जिस्टिंग एसआईपी लगभग 22,000 रुपए का है। मेरे हिसाब से शुरुआत में आपके डिटेल्स की में ये जानकारी नहीं थी कि आपका, मैंने एज्यूम किया था कि 22,000 रुपए का एसआईपी अगर आपका पिछले 9 साल से चल रहा है तो शायद आपका लगभग 40 लाख रुपए का पोर्टफोलियो हो सकता है। लेकिन अभी आपने जानकारी दी है कि आपका ये पोर्टफोलियो करंटली 14 लाख रुपए का है। तो ये 14 लाख रुपए का पोर्टफोलियो आपको 22,000 रुपए एसआईपी, जिसको आप 3-4 हजार रुपए बढ़ा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अपने निवेश के लक्ष्य 2 करोड़ रुपए जो है आपका, वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। आपको इसमें एक सिग्निफिकेंट, इसमें आपको इजाफा करना पड़ेगा। लगभग 90,000 नहीं भी, ये 14 लाख रुपए को पकड़ के चलते हुए भी आपको लगभग 65 to 70,000 रुपीज का आपको एसआईपी करना पड़ेगा, तभी आप 2 करोड़ रुपए के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और रही बात फंड की, तो आपके पास बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड है, कोटक इमर्जिंग, डीएसपी मिड कैप है, ये आपका पोर्टफोलियो है। आपके वाइफ के पोर्टफोलियो में कैनरा बिको ब्लू चिप और मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, और आपके पिताजी के पोर्टफोलियो में आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। तो मेरे हिसाब से 22,000 रुपए के लिए 7 स्कीम्स थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन आपके नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी ठीक है।
नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स 3 है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और पराग पारेख, IDFC टैक्स एडवांटेज, इनका कंफर्ट लेवल भी ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से आपको फंड सिलेक्शन में कोई आपका प्रॉब्लम अभी इस घड़ी में आपका कोई फंड चेंजेस का रिकमेंडेशन मेरे पास नहीं है। लेकिन जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको SIP अपना सब्सटेंशियली बढ़ाना पड़ेगा अगर आप ये 2 करोड़ रुपए की राशि जमा करना चाहते हैं तो। चलिए, ऑल द बेस्ट रंजीत जी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। इस शो पर हमारी कोशिश ये होती है कि एक से एक दिग्गज एक्सपर्ट्स को लाया जाए और आपको न सिर्फ बाज़ार की चाल से रूबरू कराया जाए बल्कि आपके लिए सही निवेश रणनीति भी हम सुझाने की कोशिश करते हैं। तो इस साल बाज़ार में रिटर्न आखिर कितना मिलेगा, बड़ा ही कॉमन सवाल है जो हर कोई हमसे पूछ रहा है। कितनी तिमाहियों तक बाज़ार में तनाव रहेगा, उतार चढ़ाव से क्यों नहीं आपको घबराना चाहिए, ये सब हम जानेंगे शनिवार शाम 6:30 बजे। श्रीनिवास रावूरी CIO PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड हमारे साथ होंगे। आइए इस पेशकश के अंश आपको दिखा देते हैं। सबका एक ही सवाल है और एक ही परेशानी है कि क्या आपकी बार बाजार सिंगल डिजिट ही रिटर्न देगा? क्या मुनाफे की कोई गुंजाइश नहीं है? डबल डिजिट तो मुश्किल ही लग रहा है, क्या कहेंगे? एक होती है कंपनीज क्या कर रही है, दूसरी होती है स्टॉक मार्केट क्या कर रहा है। हाँ। तो इस चक्कर में वैल्यूएशन बहुत जरूरी है। तो आज के तारीख में जो वैल्यूएशन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत सस्ता है। अच्छा। बहुत महंगे भी नहीं है लेकिन सस्ता भी नहीं है। अच्छा। यहाँ से कॉर्पोरेट इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा होगा उसके ऊपर निर्भर होगा कि ये मार्केट रिटर्न्स कैसा होगा। चलिए, तो निवेश की ABCD हमारी खास पेशकश जहां पर निवेश की भाषा को समझाने की कोशिश होती है बाजार के दिग्गजों के जरिए। शो को समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन उससे पहले निवेश का गुरु मंत्र जान लेते हैं। आदित्य, क्या है आपका गुरु मंत्र आज का? मैम, कंपाउंडिंग दुनिया का 8th वंडर है। कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है? स्टार्टिंग के 3, 4, 5 साल में आप सीड्स डाल रहे हैं अपने प्लांट को ग्रो करने के लिए। आप सीड्स डाल रहे हैं कि आपके पैसे बनाएं, और आप 6, 7, 10 साल के बाद देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक शानदार रिटर्न 10, 11, 12, 13% का रिटर्न आया हुआ है। तो कंपाउंडिंग दुनिया का 8th वंडर है, पर कंपाउंडिंग नियर टर्म में नहीं होती है, कंपाउंडिंग बैक एंडेड होती है। तो पेशेंट रहे, डिसिप्लिन रहे अपने पोर्टफोलियो को लेकर। बार बार अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को चेक मत कीजिए, साल में 1 बार या 2 बार अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को चेक कीजिए। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में इन्वेस्ट कीजिए, तब आपको शानदार रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकती है। अमोल, मेरे हिसाब से ये गुरु मंत्र सबके लिए रहेगा कि नो एसेट क्लास आउट परफॉर्म्स ईयर ऑन ईयर। कोई भी एक एसेट क्लास, जहां तक हमने सारी क्लाइंट से आज तक बात करते हैं, किसी का बहुत गोल्ड में ज्यादा विश्वास है, किसी का बहुत इक्विटी में, आउट एंड आउट इक्विटी ही में हम निवेश करते हैं, कोई रियल एस्टेट का ज्यादा चयन करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी एक एसेट क्लास लगातार हर साल टॉप परफॉर्मर नहीं हो सकता। इसीलिए एसेट एलोकेशन को आप जरूर ध्यान में रखें। एक कोर पोर्टफोलियो बनाएं जिसे आप डेट और इक्विटी का एक मिक्स, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, आप एक कोर पोर्टफोलियो का चयन कर सकते हैं। और उसके बाद एक पेरिफेरल पोर्टफोलियो या सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आप प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड या इंटरनेशनल इक्विटी जैसा एक, जिसे हम कह सकते हैं कि एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो कोई भी एक एसेट क्लास टॉप परफॉर्मर नहीं रहेगा, और अगर नहीं रहता तो आप उसको चेज भी नहीं करना चाहिए। अगर आप हमेशा हर साल हर 6 महीने में एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में जाते हैं तो शायद आप म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड देते रहेंगे या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरते रहेंगे। आप एसेट एलोकेशन को बनाए रखें और वही आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न, एक लॉन्ग टर्म में एसेट एलोकेशन ही आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न डिसाइड करता है। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य आपका, अमोल आपका, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज शो के जरिए कराई। और मुझे भी इजाज़त दे, जाते जाते हम आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर छोड़े जा रहे हैं। इस नंबर पर लिखित रूप में अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने सवाल का वीडियो रिकॉर्ड करके वो वीडियो भी इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। हम आपके सवाल को शो में लेंगे और आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। नमस्कार।